देखो पिछली क्लास में जो हमारा चल रहा था वो था मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तो इसके जिसमें पहला पद जो था वो तो था परानिस्यंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और दूसरा था पुनरावशोषण। और तीसरा पद क्या था? स्त्रावण। तो पहला पद जो था अपना परानिस्यंदन और दूसरा पद जो है पुनरावशोषण, ये दोनों पद हमारे हो चुके थे। तीसरा पद है स्त्रावण। स्त्रावण में क्या होगा? कभी कभार क्या होता है कि जैसे हम कोई अनाज साफ करते हैं, तो अनाज साफ करते टाइम क्या करते हैं, जैसे अनाज को छलनी से निकालते हैं अपन, तो कुछ पदार्थ जो अशुद्धियां हैं वो तो क्या हो जाती है, डायरेक्ट छलनी जो होती है उसके जो छिद्र जो होते हैं उनसे होकर क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे मोटे कण होते हैं जो छन्नी के छिद्रों को पार नहीं कर पाते हैं, और वो छन्नी में ही अपन चाहे उसको कितना ही हिलाएंगे तब भी वो उसी में रहेंगे नहीं रहेंगे। देखो यहाँ पर अगर अपन इससे समझे मूत्र निर्माण की, तो छलनी से जैसे अपन ने हल्के से छाना, सारे पदार्थ कहाँ आ गए, छन के नीचे आ गए, तो कौन सी क्रिया हुई? परानिस्यंदन हुआ। अब जैसे ही पुनरावशोषण किया, अपन ने छाना, छनने के साथ जो बारीक गेहूं थे मान लो, वो गेहूं भी कहाँ आ गए, नीचे आ गए नहीं आ गए। तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो गेहूं नीचे गए उन गेहूं को एक एक को बीन के वापस कहाँ डाल लेंगे, जो साफ अनाज है उसमें डालेंगे नहीं डालेंगे? पुनरावशोषण में क्या होता है? अरे यही तो होता है पुनरावशोषण में कि जो छनित्र जो है उसमें जो आवश्यक पदार्थ जो है वो नलिकाओं के द्वारा वापिस क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? पुनरावशोषण कहते हैं। स्त्रावण में क्या होगा, मैंने छन्नी से अनाज साफ किया, साफ करते ही जो अशुद्धियाँ थी वो कहाँ पहुँच गई, नीचे पहुँच गई। परंतु कुछ ऐसी अशुद्धियाँ भी होती हैं जो छलनी जो होती है उस छलनी के छिद्रों को पार नहीं कर पाती है। क्लियर? उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि जो मोटे मोटे कण हैं उनको बीन के कहाँ डालते हैं, डालते नहीं डालते, कंकड़ों को डाल दिया। वो क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी? स्त्रावण। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये बौमन संपुट हो गया, यहाँ पर बौमन संपुट की गुहा हो गई, ये क्या हो गई, समीपस्थ कुंडलित नलिका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर ये लूप ऑफ हेनले हो गया, और यहाँ आते आते वापिस ये क्या हो जाएगी, बारीक हो जाएगी, और ये वापिस क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक कुंडलित, ये क्या है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये कहाँ खुलेगी, संग्रह नलिका में। होगा नहीं होगा? तो अब देखो यहाँ पर एक रक्त वाहिनी जो है वो तो क्या करती है, रक्त को लेके आती है, और एक रक्त वाहिनी रक्त को लेके जाती है। यहाँ पर बहुत सारी क्या ये कैपिलरीज जो है वो बनती है, अर्थात केशिकाओं का गुच्छा बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इस तरीके की संरचना बनती है, नहीं बनती है? यहाँ से रक्त जाएगा, यहाँ से रक्त वापस आएगा, इन ग्लोमेरुलस जो है उस ग्लोमेरुलस के द्वारा रक्त छनेकर छनकर कहाँ आ जाएगा, जो छनित्र जो है, जो अपशिष्ट पदार्थ युक्त जो छनित्र जो है वो कहाँ आ जाएगा, बौमन संपुट की गुहा में, और जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ चला जाएगा, इस नलिका के द्वारा बाहर निकल जाएगा।
अब क्या हुआ, यहाँ पर जो अपन ने देखा था कि कुछ आवश्यक पदार्थ भी क्या हुए, छनकर कहाँ गए, बोमन संपुट की गुहा में आए। तो उनका क्या हुआ, नलिकाओं के माध्यम से, अर्थात ये क्या है, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अर्थात समीपस्थ कुंडली नलिका। ये क्या, लूप ऑफ हेनले, और ये क्या है, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अर्थात दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब इनके द्वारा क्या हुआ, पुनरावशोषण हुआ। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इस जो नलिका जो है, रक्त नलिका, ये रक्त को लेके आई, तो कुछ लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो इसमें होकर नहीं छन पाती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो नलिका जो होती है, ये नलिका यहाँ पर, ये समझाने के लिए बना रहे हैं अपन, तो ये रक्त नलिका जो है इसके चारों तरफ इस तरीके से क्या होती है, लिपटी हुई रहती है यहाँ पर। तो स्त्रावण की क्रिया जो होगी ज़्यादातर किसके द्वारा होगी, डीसीटी और पीसीटी के द्वारा। इस तरीके से ये रक्त वाहिनी इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या रहेगी, लिपटी रहेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस रक्त जो है, इस रक्त से जो अशुद्धियाँ थी, उन अशुद्धियों को डायरेक्ट कहाँ पहुँचा दिया जाता है, दूरस्थ कुंडली नलिका और समीपस्थ कुंडली नलिका में पहुँचा दिया जाता है। और उसी क्रिया को क्या कहा जाता है, स्त्रावण कहा जाता है। मेरी बात समझ में आई क्या? स्त्रावण क्या होगा कि कुछ अशुद्धियाँ जो होती है, जो ग्लोमेरुलस जो होती है, उसकी क्रिया के द्वारा नहीं छन पाती है, और नहीं छनने के कारण वो रक्त में उपस्थित रहेंगे। उस कंडीशन में रक्त नलिकाओं के द्वारा सीधे ही अशुद्धियों को कहाँ पहुँचाना, दूरस्थ कुंडली नलिका और समीपस्थ कुंडली नलिका में पहुँचाने की क्रिया क्या कहलाएगी, स्त्रावण कहलाएगी। क्लियर? और जैसे ही स्त्रावण की क्रिया हो जाती है, जो छनित्र जो है जैसे जैसे कहाँ पहुँच जाएगा, वो संग्रह नलिका में पहुँच जाएगा, और संग्रह नलिका में पहुँचते पहुँचते किसका निर्माण हो जाएगा, मूत्र का निर्माण हो जाएगा। और संग्रह नलिकाएँ कहाँ खुलेगी, पेल्विक रीजन में खुलेगी, और पेल्विक रीजन से मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्र कहाँ पहुँच जाएगा, मूत्राशय के अंदर पहुँच जाएगा। क्लियर? तो ये थी अपनी मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। उसके बाद में यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कृत्रिम अपोहन या अपोहन जिसको बोलते हैं, जिसमें उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो हमारे वृक्क जो होते हैं, वृक्क कार्य करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अर्थात किसी कारणवश जो है, जो हमारी किडनियाँ जो है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाती है। उस कंडीशन में हमारे अंदर क्या होगा, क्योंकि रक्त जो है वो छन नहीं पाएगा, रक्त छन नहीं पाएगा तो हमारे शरीर के अंदर क्या यूरिया की मात्रा या यूरिक अम्ल की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो उस कंडीशन में हमारे लगभग सभी कोशिकीय गतिविधियां जो है वो प्रभावित होगी, और अंत में क्या हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए कृत्रिम वृक्कों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो अपोहन, डायलाइसिस जिसको बोला जाता है, तो अपोहन क्या किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है, कृत्रिम वृक्कों के माध्यम से। कृत्रिम वृक्कों के द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अपोहन कहलाती है। तो क्या किया जाता है, वृक्क हमारे जो हैं वो खराब हो गए, उस कंडीशन में हमारे रक्त को छानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम वृक्कों का उपयोग किया जाता है। और उसी प्रक्रिया को, अर्थात कृत्रिम वृक्कों के द्वारा रक्त को छानने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगी, अपोहन कहलाएगी। अपोहन में क्या किया जाता है, जैसे मान लो एक पात्र होगा, यहाँ पर इस पात्र के अंदर क्या रखी रहती है, नलिकाएं रखी रहेगी।
जिनके ऊपर सेलोफेन जो है वो झिल्ली लिपटी हुई होती है, जिसपे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, जिन छिद्रों से होकर क्या छनेगा, रक्त। ये और इस पात्र जो है, इस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, एक द्रव भरा रहता है जिसको अपूहन द्रव कहा जाता है। तो ये जो है ये तो क्या कहलाएगा, अपूहन द्रव। इस पात्र के अंदर जो भरा रहेगा क्या रहेगा, अपूहन द्रव रहेगा। तो इस पात्र में एक तरफ तो क्या किया जाता है, अपूहन द्रव को क्या किया जाता है, एंट्री कराई जाती है, बंद पात्र होता है। और एक तरफ क्या किया जाता है, इस अपूहन द्रव को क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाला जाता है। क्लियर? क्योंकि जो भी अशुद्धियाँ आएंगी वो कहाँ आएंगी, अपूहन द्रव में। कैसे? और अब क्या किया जाता है, ये जो छलनी जो होती है इसको एक नलिका के माध्यम से क्या जोड़ा जाता है। ये छलनी जो है इधर से इस तरीके से इससे जुड़ी रहती है, ये इस तरीके से ये आपस में जुड़ी रहती हैं। और उसके बाद में यहाँ से ये शुद्ध रक्त जो होगा वो छनित्र जो है उसको इस नलिका के माध्यम से क्या कर लिया जाएगा, ये अपूहन जो व्यवस्था जो होती है इसमें ये नलिकाएं होती है जिनमें सेलोफेन की जो झिल्ली जो होती है वो लिपटी हुई रहती है, जिसमें बहुत बारीक बारीक क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। अब क्या किया जाता है, हमारे शरीर की कोई भी धमनी जो होती है, बड़ी धमनी जिससे रक्त आ रहा है, तो उससे क्या किया जाता है, रक्त को बाहर निकाला जाता है। रक्त को बाहर निकाल के सबसे पहले उसको ठंडा किया जाता है। क्या करेंगे, रक्त को ठंडा करते हैं। ये मान लो शरीर है, यहाँ से रक्त को एक धमनी के माध्यम से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकाल के यहाँ पर रक्त को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। रक्त को लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। उसमें एक अन्य पदार्थ और मिलाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, हिपेरिन। और ये हिपेरिन क्या काम करती है, रक्त को जमने नहीं देती है, एंटीकोगुलेंट का काम करती है। अर्थात हिपेरिन जो है वो रक्त को जमने नहीं देती है। तो यहाँ पर रक्त में क्या मिला दिया जाता है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। प्रतिस्कंदन पदार्थ क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जिसके कारण रक्त जमता नहीं है। अब क्या किया जाता है, यहाँ से रक्त को इस नलिका से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब रक्त कहाँ जाएगा, जो अशुद्ध रक्त है इन नलिकाओं में जाएगा, नहीं जाएगा। इन नलिकाओं में क्या है, अशुद्ध रक्त। अब देखो यहाँ पर जो अशुद्धियाँ जो हैं, क्योंकि जो अपूहन द्रव है इसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं है, और इसमें अशुद्धियाँ हैं तो यहाँ पर विसरण की क्रिया होगी। विसरण के द्वारा जो अशुद्धियाँ जो हैं वो निकल कर कहाँ आएगी, बाहर आएगी। किस में आ जाएगी, इस अपूहन द्रव में। अशुद्धियाँ कहाँ आ जाएगी, इस अपूहन द्रव में निकल कर आ जाती हैं। और धीरे धीरे रक्त क्या होता जाता है, शुद्ध होता जाता है। यहाँ पर यह अशुद्धियाँ आ जाती है अपूहन द्रव में, रक्त क्या हो जाएगा, धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा, और एंड में शुद्ध रक्त आ जाएगा। और इस शुद्ध रक्त को वापस कहाँ भेज दिया जाएगा, इसे शरीर में भेज दिया जाएगा। इस शुद्ध रक्त को वापस कहाँ भेज दिया जाएगा, अपने शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। मेरी बात समझ में आई, कैसे शुद्ध हुआ रक्त को, एक कृत्रिम युक्ति के द्वारा शरीर से रक्त को बाहर निकाला, और बाहर निकालकर उस कृत्रिम युक्ति से रक्त को जोड़ दिया। और उन कृत्रिम युक्ति में क्या पाई जाती है, छोटी छोटी नलिकाएं। उन छोटी छोटी नलिकाओं में क्या होती है, एक झिल्ली लिपटी होती है। उस झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा रक्त को छाना जाता है। शरीर से मैंने रक्त को निकाला, रक्त को निकालकर उसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद में उसमें एक पदार्थ और मिलाया मैंने, प्रतिस्कंदन पदार्थ, जो रक्त को जमने नहीं देगा।
अब क्या किया, इस ठंडे रक्त को मैंने कहाँ प्रवाहित किया इस सेलोफेन की झिल्लियों में, और सेलोफेन की झिल्लियों में जाने के पश्चात जो अशुद्धियाँ जो हैं, जो विसरण की क्रिया के द्वारा कहाँ आ जाएगी, अपवहन द्रव में। जो इस अशुद्ध अपवहन द्रव को क्या कर लिया जाएगा, यहाँ से निकाल लिया जाएगा, इधर से शुद्ध क्या प्रवाहित करेंगे, अपवहन द्रव। जैसे जैसे अशुद्ध बाहर निकलता जाएगा शुद्ध आता जाएगा। क्लियर। उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो है अपवन जो रक्त जो है, इस रक्त में जो यूरिया की, उसके बाद में जो भी अशुद्धियाँ है वो अशुद्धियाँ विसरण की क्रिया के द्वारा कहाँ आ जाएगी, अपवन द्रव में। और शुद्ध रक्त यहाँ पहुँचते पहुँचते रक्त शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो गया, रक्त बाहर निकाल लिया। अब रक्त ठंडा है, उस कंडीशन में ये तो है ही नहीं कि अपन ठंडे रक्त को शरीर में प्रवाहित कर देंगे, नहीं। यहाँ पर क्या किया जाता है, रक्त को थोड़ा गर्म किया जाता है, अर्थात जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर जो होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, उसके आसपास रक्त को किया जाता है। फिर जाके रक्त को किस में प्रवाहित कर दिया जाता है, शरीर में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, अपवन कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो अपवन में क्या होगा, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अपवन के द्वारा अर्थात कृत्रिम वृक्कों के द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, अपवन कहलाएगी। और इस कंडीशन से रक्त कब यूज की जाएगी ये तकनीक, जब व्यक्ति के दोनों किडनी जो है वो खराब हो जाती है, उस कंडीशन में प्रयोग की जाती है और अपवन के द्वारा रक्त को छाना जाता है। इस कंडीशन में व्यक्ति की उम्र को थोड़ा लंबा किया जा सकता है, बचाया नहीं जा सकता, मरना तो पड़ेगा ही। क्लियर। केवल कुछ समय के लिए उसको क्या किया जाएगा, साल 2 साल 5 साल 10 साल तक उसको जिंदा रखा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना इस पार्ट से रिलेटेड वो है कौन सी, जो डिसऑर्डर जो है, रोग जो है, उनको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।